बिहार में सियासी तूफान आने वाला है क्योंकि महागठबंधन का रंग अब बदल रहा है और ये रंग बिहार में मोदी के मंसूबों पर पानी फेर सकता है क्योंकि जो 2020 में नहीं हुआ, 2015 में नहीं हुआ, वो 2025 में होने जा रहा है और ये नीतीश की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। याद रखिए, वक्फ बोर्ड के मसले पर जब मुस्लिम संगठनों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका साथ देने की बात की तो नीतीश ने अनसुना कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। ये अलग बात है कि मुसलमानों को दिखाने के लिए मज़ारों पर चादर चढ़ाते रहे और जब उनके हक और अधिकार की बात आई तो नीतीश मोदी की गोदी में जाकर बैठ गए। और अब मौका बिहार चुनाव का है जहां मुसलमानों को यह तय करना है कि वक्फ का बदला नीतीश से कैसे लिया जाना है, किस तरीके से लिया जाएगा। क्या यह बदला नीतीश की पूरी सियासत को मिट्टी में मिला देगा? इसलिए बिहार में विपक्ष के नेता जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि हमें साथ आना चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस के लिए गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। इन दोनों पार्टियों को तय करना है कि उन्हें ओवैसी के साथ गठबंधन करना है कि नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में मुसलमानों की आबादी 17% है और इनका वोट निर्णायक तौर पर महागठबंधन के साथ जाता है। मगर सच्चाई ये भी है कि 2020 के चुनाव में ये वोट बंटा था और वोट बंटने का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। आरजेडी को भी कई सीटों पर मात खानी पड़ी। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के नेता जब भी एमआईएम के नेताओं से मिलते हैं तो कहते हैं कि इस बार के चुनाव में मिलकर लड़ना चाहिए। यानी हर पार्टी को मालूम है कि इस बार वोट नहीं बटा तो नीतीश की सत्ता का मिट्टी में मिलना तय है। इस बात ने नीतीश कुमार को इतना परेशान कर दिया है कि वो गमले का पौधा गिफ्ट करने वाले अधिकारी के सिर पर ही गमला रख देते हैं। और एमआईएम के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है, क्योंकि ओवैसी महागठबंधन के साथ कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है और अकेले लड़े तो कम से कम 50 सीटों पर लड़ेंगे। यानी गेंद अब लालू और तेजस्वी के पाले में है। उन्हें फैसला करना है कि ओवैसी का क्या करना है, कितनी सीट देनी है और अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए ओवैसी को साथ लेना है या नहीं। यह बिहार की राजनीति का निर्णायक दौर है जब महागठबंधन का चेहरा बदल रहा है। पशुपति पारस के बाद ओवैसी का महागठबंधन के साथ आना मोदी नीतीश के लिए दुस्वप्न साबित हो सकता है, क्योंकि आरजेडी ओवैसी का गठबंधन हुआ तो मुसलमानों का कोर वोट बंटने वाला नहीं है। ये एक मुश्त हो जाएगा और ये वोट बीजेपी के उस प्लान की काट बनेगा जो वो प्रवासी बिहारियों के दम पर तैयार कर रही है। बिहार में कांग्रेस जहां दलितों और अति पिछड़ों को मनाने में जुटी है, वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी को A to Z की पार्टी बताते हुए खुद को सर्वमान्य नेता के तौर पर खड़ा करने में जुटे हैं। मगर उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि प्रशांत किशोर भी हैं और जो राजनीति वो कर रहे हैं उसमें उनका फोकस बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है बल्कि महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाने का है। इसलिए ओवैसी को साथ लेना आरजेडी और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो चला है, नहीं तो महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। कांग्रेस और आरजेडी को भी पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और इस फैक्ट को तेजस्वी यादव भी खारिज नहीं कर सकते। तो उन्हें तय करना होगा कि पिछली बार बिहार में जो हुआ वो दोबारा न हो। तेजस्वी और कांग्रेस को यह भी तय करना होगा कि ओवैसी के साथ बातचीत में देरी न हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। अब आप कहेंगे कि खत्में कब होती है, 24 घंटा हुजूर यही तो करते हैं और कोई काम ही क्या है, काम करते तो रिजल्ट होता। पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बाद महामानव अब बिहार पहुंचने वाले हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने का कार्यक्रम चालू है। मोदी का यह बिहार दौरा 2 दिनों का होगा और रोड शो के साथ सभाओं का कार्यक्रम पूरे सवा पर होगा, क्योंकि हुजूर का एकमात्र मकसद ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करने का है, सेना के नाम पर वोटों का कटोरा फैलाने का है और वो जानते हैं कि किस तरीके से अपने वोटरों को लुभाना है। इसलिए वो अपनी रैलियों में पाकिस्तान को गब्बर की भाषा में गरिया रहे हैं, कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। आप भारत के प्रधानमंत्री की भाषा पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति पर किसी तरीके का सवाल नहीं है। चाहे रेलवे टिकटों पर ऑपरेशन सिंदूर की फोटो लगाकर हर व्यक्ति को बताना हो कि नरेंद्र मोदी ने अंजाम दिया था, या फिर बिहार में तिरंगा यात्रा हो या सिंदूर यात्रा के जरिए अपने वोटरों को बरगलाने की कोशिश हो, मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और विपक्ष एकजुटता के नाम पर हाथ धरे बैठा हुआ है। बीजेपी 9 जून से अगले 1 महीने तक हर घर सिंदूर पहुंचाने की तैयारी में है। चुनाव बिहार में है तो फोकस वहां होगा ही और 5 किलो राशन और नमक खाने के बाद बिहार की महिलाओं के माथे में भाजपा के नाम का सिंदूर भी होगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी का प्रोपेगेंडा चौतरफा जारी है। महिलाओं के बाद क्रिकेट प्रेमी युवाओं तक मैसेज पहुंचाने का इंतजाम भी कर लिया गया है, क्योंकि आईपीएल के जरिए अंबानी के चैनल को रिकॉर्ड संख्या में व्यूअर्स
व्यूअरशिप मिली है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बीते 6 महीने में जियो हॉटस्टार की व्यूअरशिप 28 करोड़ से ज्यादा रही है। तो इन दर्शकों को भी मोदी मोदी करना होगा। राष्ट्र हित में इतना तो बनता ही है। जब बीसीसीआई का चीफ अमित शाह का लड़का हो तो सेना का भी राजनीतिक लाभ किसी भी तरीके से बीसीसीआई से जोड़ के लिया जा सकता है। भले ही विपक्ष हल्ला करे, मोदी सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई ने 3 जून को तीनों सेनाओं के प्रमुखों को अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल फाइनल की सेरेमनी में सम्मानित करने का फैसला लिया है। यह सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के नाम पर हो रहा है। मगर इतने के बाद भी बीजेपी को संतोष नहीं मिल रहा। महागठबंधन के हर दांव को फेल करने के लिए उसने परदेशी बिहारियों को टारगेट करने का अभियान भी चला रखा है। बिहार दिवस के मौके पर पार्टी ने 65 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया है और देश भर के 150 जिलों में रहने वाले बिहारियों तक पहुंचने के लिए 75 टीमें बनाई गई हैं। हर परदेशी बिहारी की मैपिंग की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि 2 करोड़ प्रवासी बिहारी देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं और इनमें से 65% अब भी बिहार के वोटर हैं। इसका मतलब है कि लगभग 1.3 करोड़ वोटर बिहार के बाहर रहते हैं। इसमें अधिकांश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों में बसे हैं। और बीजेपी कोविड के पहले राउंड में जुटाए आंकड़ों को भुना रही है। तो ये मत पूछिएगा कि ये बिहारियों की निजता का हनन है कि नहीं। निजता विजता सब फालतू की बातें हैं, इन सब का कोई ध्यान नहीं रखता, क्योंकि बीजेपी को अपने वोट से मतलब है, आपकी निजता का ही तेल लेने। और इसलिए कोविड का डेटा पार्टी को आसानी से मिल गया। हमें नहीं पता कि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई लेना देना है कि नहीं, मगर इकोनॉमिक टाइम्स को पार्टी ने बताया कि कोविड के पहले राउंड में मोदी सत्ता ने घोषणा की थी कि हर मजदूर को 1-1 हजार रुपया दिया जाएगा। उस समय 1.3 करोड़ मजदूरों ने 1,000 रुपए के लिए फॉर्म भरा था। सोचिए, फॉर्म भरा था किस लिए, अब उसका डाटा यूज होगा किस लिए। तो जाहिर है कि यह डाटा सरकारी है। इसलिए महागठबंधन को तय करना होगा कि वो अपना बेहतरीन समीकरण बिठाए और बिहारियों को बिहार की जमीनी हकीकत समझाए, खुद समझ के न बैठ जाए, क्योंकि बिहार का अल्पसंख्यक चाहता है कि विपक्ष मिलकर लड़े। इसलिए एमआईएम के सुर भी बदले हैं। लोगों को मालूम है, हर नेता को मालूम है कि इस वक्त देश के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। वो अपने वोटों को बर्बाद होने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारा वोट एक मुश्त जाए, उसे जाए जो भाजपा को पटखनी दे। पार्टी ने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर महागठबंधन नहीं होगा तो बिहार के मुस्लिम संगठनों के पास जाएंगे और उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। यानी समाज को साथ लेकर चलने की बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस से एमआईएम के नेताओं ने माना कि अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है, लेकिन जब भी विधानसभा में ये नेता मिलते हैं तो कहते हैं कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। एमआईएम भी ये कहती है कि वो तैयार है, लेकिन अंतिम फैसला आरजेडी को ही लेना होगा। याद रखिए कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ओवैसी ने किस तरह नीतीश कुमार और चिराग पासवान को चेताया था। तो अब नीतीश से बदला लेने का टाइम आ गया है। वक्फ के खिलाफ जाने का हिसाब करने का समय आ गया है। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि चिराग और नीतीश कुमार को बिहार के मुसलमान माफ नहीं करेंगे, मगर प्रशांत किशोर भी मुसलमानों का भरोसा जीतने में लगे हैं। उन्हें ना तो दलितों से दिक्कत है, न मुसलमानों से परहेज है। इसलिए महागठबंधन के वोटों में बंटवारा न हो, इसका ख्याल सबको रखना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया था। उसने बसपा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा के साथ तीसरा मोर्चा बनाया था और 20 में से 5 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था। 20 सीटों पर पार्टी को 14.28% वोट मिले, जबकि बसपा 78 में से 1 जीत पाई और 99 सीटों पर लड़ने के बावजूद भी आरएलएसपी का खाता तक नहीं खुला। पिछले चुनाव में एमआईएम ने जिन 5 सीटों को जीता था वो मुस्लिम बहुल सीमांचल की सीटें हैं और ये इलाका पूर्वी बिहार के 4 जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज से बनता है। मगर इस जीत के 2 साल बाद जून 2022 में आरजेडी ने एमआईएम को बड़ा झटका दिया था, जब उसके 5 में से 4 विधायक मोहम्मद इजहार असफी, शहरवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन और अजहर नईमी ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। एमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि हम इस बार गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आरजेडी तो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता चुकी है और महागठबंधन के लिए ओवैसी की पार्टी वोट कटवा से ज्यादा नहीं है। लेकिन भारतीय राजनीति में 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और तेजस्वी भी जानते हैं कि बिहार में बदलाव कितना जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों का ख्याल मोदी सत्ता रखे इस बात की कोई उम्मीद सपने में भी नहीं की जा सकती और मुसलमानों को टारगेट किया जाना बंद हो नहीं रहा। और जिसके नेता मंत्री ही सरेआम मुसलमानों को गरिया रहे हों, जिसकी सत्ता नीतीश की बैसाखियों पर टिकी हो, इसलिए मध्य प्रदेश का मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह देता है और पार्टी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। एनडीए की बैठक में मोदी ने कहा कि भाजपा ही अनावश्यक बयान न दें, मगर कर्नाटक में बीजेपी का एक नेता मुस्लिम
मुस्लिम महिला अधिकारियों को पाकिस्तानी बता देता है। और ये तब होता है जब गुजरात में एक कलेक्टर मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बुलवाता है और मोदी पर फूलों की वर्षा करवाता है। बड़ोदरा के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन सायना कुरैशी अपने परिवार के साथ मौजूद थी। बीजेपी की पूर्व विधायक सीमा मोहिले ने उनका पूरा ख्याल रखा। सोफिया और सायना के पिता जो चल भी नहीं पाते, उन्हें भी रोड शो में लाया गया था और मोदी पर फूलों की वर्षा करवाई गई। सवाल हो सकता है कि फूल मोदी पर बरसाने थे या मोदी को कर्नल सोफिया के परिवार पर फूल बरसाने थे। कमाल की बात यह है कि खुद पर फूल बरसाए जाने का फोटो मोदी ने खुद शेयर किया। इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देश ने पहले कभी नहीं देखा था, न भूतो न शायद भविष्य थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर कर्नल सोफिया की बहन से पूछा गया तो सायना चुप्पी साध गई, बोले कि हम विवाद में नहीं पड़ते हैं। सवाल यह है कि क्या यह बीजेपी के दोहरेपन का नतीजा नहीं है कि एक तरफ मुस्लिम परिवार को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करो और बाकी मुसलमानों का अपमान करो और खुद उसी महिला अधिकारी के अपमान पर सन्नाटा मार लो, अपने बेशर्म मंत्री को बचाओ। कर्नाटक में 2014 बैच की आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने कहा कि जिला कलेक्टर मैडम कांग्रेस की चुन रही हैं, पता नहीं वो पाकिस्तान से आई हैं या भारत की आईएएस हैं। बताइए, बीजेपी नेता के बयान का आईएएस एसोसिएशन ने विरोध किया, एफआईआर हुई है, लेकिन भाजपा चुप है। हमारे हुजूर सन्नाटा मारे बैठे हैं, क्योंकि यही असली खेल है। अपने फायदे के लिए मुसलमानों को ढाल बनाओ, बाकियों की मॉब लिंचिंग करो। इससे यह भी पता चलता है कि भाजपाइयों को किस तरह से मुसलमान पसंद है। उन्हें खदीजा शेख, फौजिया तरन्नुम और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पसंद नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान सवाल करते हैं, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। महमूदाबाद की कहानी आपको पता है, मगर महाराष्ट्र की खदीजा शेख ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक पोस्ट शेयर कर दिया तो बवाल मच गया। वो तो सलाम है हाईकोर्ट के उन जजों का जिन्होंने नेशनल इंटरेस्ट का नकाब नोच लिया। 19 साल की खदीजा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, सिंहगढ़ एकेडमी की छात्रा हैं और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने 2 इंस्टा स्टोरी की थी, जिसे बाद में डिलीट करके माफी भी मांग लिया। लेकिन पुणे पुलिस और एटीएस ने खदीजा को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 197, 299, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। खदीजा ने मामले को चैलेंज किया तो केस हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की बेंच ने सरकार को फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कॉलेज संस्थाओं का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, दंड नहीं। बेंच ने छात्रा की तत्काल रिहाई का आदेश दिया और उसके एग्जाम में बैठने के लिए व्यवस्था करने को कहा। मगर इस मामले में सरकारी वकील ने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध पोस्ट का तर्क दिया तो बेंच का पारा हाई हो गया। बेंच ने कहा कि कैसा नेशनल इंस्टेंट, ये ऐसी उम्र है जिसमें गलतियां होती हैं और उसे सुधारा जाना चाहिए। एक छात्रा के कमेंट से राष्ट्रीय हित पर क्या असर हो सकता है? आप उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि उसने अपनी गलती मानी और पोस्ट को डिलीट कर दिया। आप उसे सुधारने में मदद कर सकते हैं या फिर अपराधी बना देना चाहते हैं? 2 जजों की बेंच ने कहा कि क्या छात्र अपनी राय व्यक्त करना बंद कर दें? ऐसी कट्टर प्रतिक्रिया युवाओं को और उग्र बनाएगी। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रा को एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए, उसे कस्टडी में रखा जाए। प्रशासन ये तय करे कि जब वो एग्जाम के लिए जाए तो उसे पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो। मुंबई हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाने वाला है, जिसने प्रोफेसर महमूदाबाद के केस में मात्र एक फेसबुक पोस्ट के लिए उन पर तमाम पाबंदियां लगा दी, जांच के लिए एसआईटी बना दी और भारत पाकिस्तान मिलिट्री संघर्ष पर कुछ भी बोलने से बैन कर दिया। मगर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला एक छात्रा को मौका देने की बात करता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सीखने की जरूरत है कि फैसला कैसे होता है? ये आपको तय करना है, देश की जनता को तय करना है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय